नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और आज सीईओ जो हैं यस बैंक के प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है सामने आया है। जैसे कि हमको अगर यस बैंक की पूरी टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो जब सीईओ बने थे प्रशांत कुमार इन मार्च 2020, तब जो है लॉकडाउन कोविड इम्पैक्ट उतना नहीं था इंडिया में और लॉकडाउन भी नहीं हुआ था। तो मार्च के स्टार्टिंग में 6 मार्च को जो था कि 7 मार्च को जो प्रशांत कुमार जो थे सीईओ के लिए जो है थे पोजीशन हो गए थे। पर और उसके 15 दिन बाद ही जो है लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा था इंडिया में। तो लॉकडाउन का एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है येस बैंक को मिला हुआ है। पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि एक तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है कोविड की वजह से येस बैंक को, जिसमें येस बैंक को कुछ जो है हद तक जो है हमें कह सकते हैं प्रॉफिट मिला है। अगर येस बैंक के रिज़ल्ट की बात की जाए तो Q4 के रिज़ल्ट अगर आपने देखे हों तो उनको 3700 करोड़ का जो है लॉस हुआ है, प्रॉफिट में नहीं है। तो पहले अगर 3 क्वार्टर की बात की जाए, Q1, Q2 और Q3, तो वहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली 150 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट होता नज़र आया था। पर इस क्वार्टर की अगर 2021 के Q4 की बात की जाए तो वहाँ पर जो है 3700 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर लॉस होता नज़र आया है। पर अगर ओवरऑल बात की जाए पिछले अगर 2019, 2020 और 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पर जो है स्थिति हमें फिर भी जो है सुधरती नज़र आ रही है। तो बात करेंगे एनपीएस को लेकर। तो एनपीएस को लेकर बात इसलिए करेंगे क्योंकि येस बैंक का जो मेन जिसकी वजह से येस बैंक इस टाइम पर फंसा हुआ है या बुरी कंडीशन में है, वो इसका सिर्फ एनपीए को लेकर है। ठीक है, येस बैंक कभी भी इतना बुरा नहीं था कि येस बैंक क्या इतनी गंदी हालत हो जाती, पर गंदी हालत इसकी इसलिए हो गई क्योंकि इसका एनपीए जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो बढ़ा किस लिए था, ये आपको सारी खबर पता ही है कि राणा कपूर की वजह से जो था ये सब हुआ था। उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनी को लोन दे के रखा था जहाँ से रिकवरी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वो बातें तो पुरानी होगी, पर जो अभी नया स्टेटमेंट आ रहा है प्रशांत कुमार की तरफ से, हम उसको जो है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1-2 महीने पहले की बात की जाए तो यहाँ पर येस बैंक जो था एआरसी को प्रपोज करना चाहता था जो भी अपना एनपीए है। पर वहाँ पर जो आरबीआई जो था बीच में आ गया था और उसने मना कर दिया था इसके लिए कि आप जो है अपना एनपीए किसी एआरसी कंपनीज को नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि एक तो उनके एनपीए काफ़ी ज़्यादा था, और दूसरा कारण ये था कि जो भी एनपीए था वो डिफ़ॉल्ट कंपनीज का था। ऐसी कंपनी जो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बैंक करप्ट हो चुकी हैं। तो बैंक करप्ट कंपनीज का जो एनपीए है वो हम एआरसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऐसा कहना था आरबीआई का। तो आरबीआई का हो सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में ये आता हो कि अगर कोई बैंक बैंक डिफ़ॉल्ट जिस कंपनी ने किया है उसका जो भी लोन है, जो भी बैड लोन है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं एआरसी को। तो ऐसा आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जो था दिया गया था और हमें न्यूज़ में भी देखने को मिला था सेम। तो इस टाइम पर जो Q4 के नंबर्स आए हैं, 30 अप्रैल को जो था Q4 के नंबर आ गए थे येस बैंक के। और आज 2 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम पर प्रशांत भूषण का भी 3-4 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने एनपीए को लेकर कुछ बातें जो हैं और कंडीशंस जो है बताई हैं। तो चलते हैं इस न्यूज़ पर। इस टाइम की बात की जाए तो इस टाइम पर जो भी अभी भी येस बैंक चाहता है कि जो उसका बैड लोन है वो एक किसी एआरसी कंपनी को जो है ट्रांसफ़र करने की इजाज़त मिल जाए, या आरबीआई कुछ ऐसे गाइडलाइंस या जो भी हम कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार करे जिससे कि येस बैंक को अपने एनपीएस को कम करने में मदद मिले। तो ऐसा भी कोई आरबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है इसके रिगार्डिंग, पर हो सकता है इन फ्यूचर हमें आने वाले 1-2 महीने में ऐसा कुछ देखने को मिले। तो ये पूरा कंट्रोल तो आरबीआई के हाथ में है, पर ऐसा कहना है कि प्रशांत कुमार का कि शायद ऐसा हो सकता है। आप यहाँ न्यूज़ में भी देख सकते हो कि अस्यूम इज द ऑब्जेक्टिव टू मेजोरिटी ऑफ एन टेक इन एआरसी एंड वेटिंग फॉर अ न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेट सीईओ प्रशांत कुमार। ठीक है, तो पहले भी रिफ्यूज़ कर चुका है आरबीआई इनके इस परफॉर्मा को। और साथ में ही प्रशांत कुमार का ये भी कहना है कि वो अभी भी चाहते हैं कि वो जो है एनपीए उनका जो है एआरसी को ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि जो भी एनपीए को जो रिकवर करने में जो भी उनकी मैनेजमेंट लगी है, तो अगर जब तक एनपीए जो है रिकवर नहीं होगा तब तक जो है मैनेजमेंट एक टाइप से हम कह सकते हैं फंसी रहेगी एनपीए को रिकवर करने में, और वो अर्निंग्स की तरफ जो है ध्यान नहीं देगी।
ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके ये अगर एनपीए रिकवर हो गई, उतनी जल्दी ही मैनेजमेंट जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो है ध्यान देना स्टार्ट करेगी, और तभी हम कह सकते हैं कि येस बैंक जो है प्रॉफिट में पहुंचेगा, प्रॉफिटेबिलिटी उसको मिलेगी, और तभी जो है येस बैंक ग्रो करेगा। तो इसका फ़ायदा यही मिलने वाला है बैंक को कि इसको बैंक के कोई कैपिटल गेन तो मिलेगा नहीं इससे, पर एक मिल जाएगा, वो है इन्वेस्टर्स। ठीक है। जब तक जो है इनका एनपीए कम नहीं होगा, इनको नए इन्वेस्टर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो सिंपल सी बात है, जब भी इन्वेस्टर किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले जाता है एनपीए। किसी भी, अगर मुझे किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं उसका एनपीए देखूंगा, कैपिटल एडुकेशन रेशियो देखूंगा। अगर वहाँ पर मुझे ठीक लगता है कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो ज़्यादा है और एनपीए कम है, तब मैं उसके जो है बाकी स्टेटमेंट्स की तरफ ध्यान दूंगा। पर अगर फर्स्ट में मेरे को एनपीए और कैपिटल एडुकेशन रेशियो ही कम मिलती है या अच्छी नहीं देखने को मिलती, तो मैं स्टेटमेंट भी नहीं देखूंगा, क्योंकि एनपीए और कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक जो है बैंक का ओवरऑल बैकग्राउंड को दिखा देती है। तो यहाँ पर बहुत तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि अगर 3% एनपीए होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसके आगे आगे 15% एनपीए के आगे। अगर अभी की बात की जाए तो उनके पास करीब 16 से 17% का जो है एनपीए अभी भी बचा हुआ है उनके पास। तो अगर 2021 की अगर रिकवरी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कोई करीब 12,000 करोड़ की रिकवरी देखने को मिल रही है, वो भी उन सेक्टरों से जिसमें कोविड का इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो उन सेक्टरों में सिंपल सी बात है, रियल एस्टेट आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, टूरिज्म आता है। ठीक है। रियल एस्टेट और टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा जो है कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं, पर यहाँ से भी जो है अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। साथ में ही अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, अगर मोरेटोरियम के ऑर्डर को देखा जाए, तो आफ्टर रिकवरी राइट ऑफ जो किया है वो 16,000 करोड़ का किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो उससे पहले की अगर पिछले साल की बात की जाए तो टोटल जो एनपीए था इसका नेट एनपीए वो 32,000 करोड़ से कम होकर जो है 28,000 करोड़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो है परसेंटेज जो 16.80% ईयर अगो, ठीक है, तो 17% जो था पिछले साल था, और इस टाइम पर हमें करीब 15.5% के आसपास जो है ये देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मिस्टर कुमार का कहना ये भी है कि उन्होंने करीब 100 बंदों की जो है प्रोफेशनल एक टीम बनाई हुई है, जो कि अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो है रिकवरी का काम उनका। पर अगर एआरसी कंपनी को अगर ये बैड लोन ट्रांसफ़र कर दिए जाते तो एआरसी कंपनी जो है अपनी तरीके से इस बैड लोन को जो है रिकवर करती, और हो सकता है कि एआरसी कंपनी को जो अगर उसकी मैनेजमेंट फीस देनी होती तो वो ज़रूर दी जाती इस काम के लिए, और हो सकता था कि एआरसी को अगर ट्रांसफ़र करते तो वो पहले से भी चीपर कॉस्ट में कर पाते। तो जो कुमार विशाल का कहना है कि वो भी जो भी रिकवरी है उसको चीपर कॉस्ट पर जो है कर सकते हैं, और जितनी फास्ट हो सके इस रिकवरी को कर दें तो उनके लिए इतना अच्छा रहेगा, यस बैंक के लिए वो उतना अच्छा रहेगा। तो यस बैंक की अगर बात की जाए तो करीब हमें 2 साल का एक परफॉर्मा यहाँ पर देखने को मिलता है कि 2 साल कम से कम अभी भी लगने वाले हैं रिकवरी के लिए। तो एआरसी को ट्रांसफ़र होगा ये या नहीं बैड लोन, ये हमें नहीं पता, ये आगे आरबीआई की गाइडलाइंस पर जो है डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि 2 साल अभी भी हम मिनिमम लेके चल सकते हैं कि रिकवरी को अभी भी टाइम लगेगा। सो यही थी जो छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो, जो भी अपडेट था इस बैंक की तरफ से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, जब हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो निकालने वाले हैं। कल तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले अभी जो है 1-2 रिजल्ट फंसे हुए हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट जो है आने वाला है सोमवार को। और साथ में अगर देखा जाए आईडीबीआई बैंक का, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बारे में भी मैं अपडेट जो है कल जरूर दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।